हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे, सेफ एंड सिक्योर। चलिए, मैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आपके लिए आया हूँ, जिसमें अपन दो चीजें आज कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। वो दो चीजें कौन सी हैं? वो दो चीजों में से पहली चीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है, तो यही अपन को पढ़ना है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि आपके प्रैक्टिकल्स में भी पूछी जाएगी और आपकी थ्योरी में बहुत काम की जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कुछ कुछ कि इक्वल पोटेंशियल, ऐसे सरफेस जहां पे पोटेंशियल इक्वल रहता हो। तो देखो, अपन को डेफिनेशन भी समझ में आ गई। इक्विपोटेंशियल मींस ऐसे सरफेसेस, चार्ज के चारों तरफ कुछ ऐसा सरफेस अपन बनाए जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। आसान है, बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसकी। कुछ एक आध तो क्वेश्चन निकल आते हैं, बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं सीबीएसई वगैरह में, तो वो अपन क्लियर कर लेते हैं कि क्या पूरा इसका थ्योरी है। देखिए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? दोज surfaces at every point of which electric potential remain इक्वल और सेम, बराबर रहेगा। हर पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूंगा तो उस सरफेस पर पोटेंशियल कैसा आएगा? बराबर आएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। अब देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, के क्यू अपॉन आर, है ना। अब बात समझना, एक चार्ज मैंने यहां पे रख दिया क्यू। इस चार्ज को कवर करने के लिए, पूरा कवर, 2 डायमेंशनली नहीं 3 डायमेंशनली कवर करने के लिए क्या करोगे भाई? एक स्फीयर जनरेट करेंगे। स्फीयर यानी कि जैसे फुटबॉल या बॉल आप कोई ले लें, क्या उस स्फीयर के बीचों बीच में अगर अपन चार्ज रखें तो मैं कह सकता हूं कि स्फीयर ने चार्ज को चारों तरफ से कवर कर लिया है। यस सर। इमेजिन करो, एक बॉल के बीचों बीच में चार्ज, तो क्या बॉल कहीं से ओपन है? मतलब वो चार्ज कहीं से दिख सकता है? चार्ज के चारों तरफ आपने कवर कर दिया, स्फीयर बना दिया। तो स्फीयर को मैं बोर्ड पे कैसे बनाऊंगा? तो स्फीयर को मैं बोर्ड पे आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये स्फीयर समझ में आ रहा है? अब ये बताओ कि इस स्फीयर के इस पॉइंट पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा क्या? ये फॉर्मूला लगा के देखो, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है और पॉइंट चार्ज के अंदर रखा हुआ है। तो जरा फॉर्मूला लगा के देखो, ये सेंटर पे रखा हुआ है ना, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस है। चार्ज तीनों के लिए सेम है। इस पॉइंट के लिए भी चार्ज क्यू है, इस पॉइंट के लिए भी चार्ज क्यू है, इस पॉइंट के लिए भी चार्ज क्यू है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर लगने वाला है। यानी कि ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा लगेगा भैया? बराबर लगेगा। बहुत सिंपल सी एक टप्पी की बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब ये तो चलो सेम आ गया, तो ये वाला सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल है। अब मैंने इसके बाद एक और बड़ा सरफेस बना दिया, ठीक है। इस बड़े सरफेस की रेडियस, इसके भी 2 पॉइंट पे निकालना है, एबीसी डी और ई पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लो कैपिटल आर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लो कैपिटल आर। भाई स्मॉल आर तो नहीं हो सकता, पर कैपिटल आर रहेगा, पर दोनों का ही डिस्टेंस कैपिटल आर रहेगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहां पे कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। मतलब पहले से तो अलग है, बट अब इन दोनों ही पॉइंट पे कैसा है? सेम है। इससे अलग है, इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन स्मॉल आर था, इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर है। इससे अलग है, बट हर पॉइंट पे सेम है। इस सरफेस पर हर पॉइंट पे सेम है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता होगा? इमेजिन करो, 0। अगर पोटेंशियल बराबर है तो डिफरेंस कितना होगा? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको आप पोटेंशियल बीडी माने, इसको आप पोटेंशियल बीई माने, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? बीडी माइनस बीई। आंसर है 0। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर
इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आता है क्लास? तो अपन का आंसर है 0 आता है। ठीक है, अच्छा और क्या प्रॉपर्टी है? अब मैं दोबारा जनरेट कर देता हूं क्योंकि उसमें काफी सारा इधर उधर हो जाता है। क्यू, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे चार्ज यहां पे रखा हुआ है, मान लो एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये जो सोर्स चार्ज है टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, समझ रहे हो बात? टेस्ट चार्ज अलग है, सोर्स चार्ज अलग है। टेस्ट चार्ज के लिए यूज करते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। यहां से इस टेस्ट चार्ज पर वर्क करने के बाद इसको मैं यहां पे लेके जाता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो कितना वर्क मेरे को करना पड़ा यहां से यहां पर ले जाने के लिए? बताओ। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए 0 वर्क करना पड़ता है। सही सुना आपने, 0 वर्क। सवाल है क्यों? तो जवाब मैथमेटिकली देख लो पहले तो। पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए याद होगा आपको, क्यू नॉट सॉरी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, याद है? शुरुआत हुई थी चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर से, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था जब मैंने आपको। इसको यहां ले जाओ तो वर्क डन निकल जाएगा। कितना वर्क डन करना पड़ता है? बी से ए तक ले जाने में, बी से ए तक ले जाने में वर्क होता है क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे जो पोटेंशियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वी बी माइनस वी ए, एक ही बात है ना, वी बी माइनस वी ए। अब ये बताओ ये कितना होगा? यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो और यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो, क्या वो दोनों पोटेंशियल सेम है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना क्लास, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है? बिल्कुल बराबर होता है। तो चाहे यहां पर और चाहे यहां पर पोटेंशियल बराबर होगा। पोटेंशियल अगर बराबर होगा तो उनका डिफरेंस कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई दो बराबर चीजों को अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा? जैसे मान लो यहाँ पर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहाँ पर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। वो 0 अगर मैं यहाँ रखता हूं तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ा? Q नॉट इंटू 0 मतलब 0। तो ये तो क्लास मैथमेटिकली आया कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं किसी चार्ज को लेकर जाता हूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 0। अब आते हैं थोड़ा लॉजिक पर, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स था। अब अपन लॉजिक की बात समझते हैं कि तरह से क्यों होता है, वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ा। भाई यहाँ से यहाँ तक खिसकाएं के दिमाग में आ रहा होगा तो कुछ काम तो कर ही रहे ना, यहाँ से पकड़ा यहाँ तक लेकर आए, कुछ काम तो कर ही रहे। देखो फिजिक्स में वर्क को ऐसे नहीं माना गया है कि आपके पसीना कितना है। आप एक दीवार को सुबह से लेकर शाम तक धक्का लगाओगे, आप पसीना पसीना हो जाओगे, बट आप घर आके फिजिक्स में पूछोगे तो वर्क डन कितना हुआ? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। आप सुबह रोज उठते हो, खूब सारा काम करते हो, वहीं पे जाके सो जाते हो जहां से उठे थे रात को, तो घर वाले क्या कहते हैं? तुम्हारा वर्क डन कितना है? 0 है, कोई काम नहीं किया तुम लोगों ने आज। ऐसे बोलते हैं घर वाले, उनको फिजिक्स आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा फिजिक्स को समझो, लॉजिक से कुछ नहीं होता। आप फिजिक्स के लॉजिक को फॉलो करो। देखो इस चार्ज से यहाँ का पोटेंशियल और इस चार्ज से यहाँ का पोटेंशियल, पोटेंशियल बोले तो क्या बताया था मैंने? क्षमता इस चार्ज की कि इस टेस्ट चार्ज को कितना रिपेल करता है। ऐसे ही यहां से यहां पे रिपेल करोगे तो 5 वोल्ट, यहां पर इसकी ताकत कितनी है सोर्स चार्ज की? 5 वोल्ट है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज की यहां तक पोटेंशियल है 5 वोल्ट। पोटेंशियल क्या बताया था मैंने आपको? क्षमता। इस चार्ज की इसको रिपेल करने की क्षमता 5 वोल्ट है। यहां पर कितनी होगी? यहां पर भी 5 वोल्ट होगी, क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ पे यही वाला लगाएगा नहीं, AQ/R। जितना डिस्टेंस यहाँ उतना डिस्टेंस यहाँ, जितना चार्ज यहाँ वर्क कर रहा है उतनी चार्ज यहाँ पर, इतना ये क्यू वर्क कर रहा है। यहाँ पर कितना चार्ज इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्यू। यहाँ पर कौन सा चार्ज इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्यू। तो दोनों पॉइंट पर ए पर और बी पर क्यू बराबर है और डिस्टेंस बराबर है, तो फॉर्मूला यही लगेगा AQ/R। तो यहाँ पर अगर 5 वोल्ट था तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट पोटेंशियल काम कर रहा होगा। गॉट इट? पहली बात तो ये। अब जब पोटेंशियल बराबर है, देखो मैंने आपको उस दिन सिखाया था, जैसे ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, मैं इसको धीरे धीरे पास लाता हूं तो इसकी ताकत बढ़ती जाती है। दैट इज वाई ये ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये ज्यादा ताकत से रिपेल करेगा, मैं ज्यादा ताकत से पास लाऊंगा। बट अब मेरे को ऐसे लेके जाना है, समझ रहे हो बात को? आगे नहीं लेके जा रहा हूं, उसी जगह पर लेकर जा रहा हूं। इस पूरी जगह पर इसका फोर्स 5 वोल्ट का है, तो मैं आगे नहीं लेके जा रहा हूं क्लास, मैं वहीं पर उसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज को आगे लेकर जाऊंगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा तो मुझको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। सही बात है, बट मैं आगे ले ही नहीं जा रहा हूं, मैं तो उसी सरफेस पर घुमा रहा हूं इसको।
तो क्या मेरे को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? नहीं लगानी पड़ेगी। जितनी ताकत यहां से उठाने में है उतनी ताकत घुमाने में है, तो कुछ मेरे को वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है, एक इसकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टी बता दी? 2। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? 0 होता है। मतलब जहां पर इक्विपोटेंशियल का मतलब ही है कि सेम पोटेंशियल हो, तो सेम पोटेंशियल को घटाओगे तो 0 ही आना है। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक अगर मैं चार्ज को ले जाता हूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 0। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्या? कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। जैसे ये चार्ज है, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब दूसरा भले ही से बहुत थोड़ी सी दूरी पर होगा पर इसको काट नहीं सकता। काट कैसे सकता है यार? उस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल अलग होगा, दूसरे वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल अलग होगा, तो इंटरसेक्ट कैसे कर सकते? दो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो दो अलग अलग वैल्यूज सेम पॉइंट पे कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो अपन कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको देखो बता दूं, बढ़िया। ये पूछा गया वो एक सवाल, एक ये सीबीएसई में आया था 2007 या 2008 में, काफी पुरानी बात है पर आया था। एक चार्ज है, ठीक है, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से ऐसे निकल रही होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी परपेंडिकुलरली। आया ना? सिर्फ देखो, मैंने अभी आपको एक ही तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया, स्फेरिकल, और भी होते हैं, सबके लिए बता रहा हूं यूनिवर्सली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। अगर आप किसी बॉल को किसी स्फेयर में बंद कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी ना, स्फेयर को चीड़ फाड़ के, बस वही है। ठीक है, तो ये आपस की तीसरी वाली प्रॉपर्टी होगी। तीसरी नहीं, चौथी हो गई ना। हाँ, तो आपन ने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा। हाँ, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो? बराबर हो। ठीक है, किसी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो? बराबर हो। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे। तो पहली बात कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है। पोटेंशियल हर पॉइंट पे अगर बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 0। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आता है। दूसरा, अगर मेरे को एक टेस्ट चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। अंदर नहीं ले जा रहे हैं, उसी सरफेस पे घुमा रहे हैं, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तीसरी प्रॉपर्टी, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? मैंने आपको बता दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर क्लास? चलिए अब मैं आपको बता दूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे कैसे डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है? अगर एक तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू, मतलब छोटा सा चार्ज जैसे रखा हुआ है क्यू, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डिजाइन होगा वो होगा स्फेरिकल, या स्फेरिकली स्फेयर बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा इस केस में? स्फेयर बनने वाला है। तो अगर ये टेस्ट चार्ज है, मेरे पास पॉइंट चार्ज है क्यू, तो इसके चारों तरफ मैं इसको कवर कैसे करूंगा जी? इसका पोटेंशियल है मान लो V1, इस वाले का पोटेंशियल है V2, इस वाले का पोटेंशियल है V3। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? पास वाले का। डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल ज्यादा, V2 का उससे कम और V3 का उससे कम। तो ये इस तरीके से ऑर्डर में चल रहा है। बट इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? बराबर होगा। यहां पर कैसा होगा? बराबर होगा, पर इससे कम हो जाएगा। इधर पोटेंशियल 5 है तो 3 रह जाएगा। इस V3 के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? बराबर होगा, बट इससे कम हो जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज अगर मैं लेता हूं तो उसके चारों तरफ स्फेरिकल
इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होता है। ठीक है क्लास। सेकंड पॉइंट, अगर मैं एक लीनियर चार्ज लेता हूं, लीनियर चार्ज बोले तो वायर टाइप, ठीक है, वायर टाइप लेता हूं ये। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? समझ गए, सब समझ गए। गॉसियन सरफेस में भी तो सिमेट्री लेते थे ना, एक वायर होता था, कोई सिमेट्री तो है, और क्या है, सिमेट्री एक जैसा, पोटेंशियल एक जैसा होना चाहिए। तो इसको अपन स्टैंडर्ड से कवर कर सकेंगे, जैसे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में लिए थे, बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट एप्लीकेशन में कवर किया था इसको, इसको ये अपन ने कवर कर दिया। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल बन जाता है, सिलेंडर। जब चार्ज कैसा हो? लीनियर हो। लीनियर बोले तो कोई वायर टाइप का चार्ज हो, तो अपन का पोटेंशियल सरफेस कैसा हो जाता है? सिलेंडर। इसके इस पॉइंट पर, 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 इधर नीचे वाला जो तला होता है वो, इधर इधर इधर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? बराबर होगा। समझ में आई बात आपको? चलिए तीसरी तरफ बढ़ते हैं। ये दो 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 चार्जेस के लिए हो गया, पॉइंट चार्ज और लीनियर चार्ज। चलिए आगे बढ़ लो, आगे बढ़ो। आगे अब बढ़ते तो आप इनके पास आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर होंगी तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा एक प्लेन। देखो तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? एक प्लेन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चौथी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, प्लेन। क्या होगा? प्लेन होगा। एक प्लेन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कवर करने वाला है। और अगर बात करूं मैं, ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? सर V1 का ज्यादा होगा, क्योंकि वो इस सोर्स के पास में होगा और ये थोड़ा दूर होगा। तो फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, सेकंड वाले का कम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब यहीं से देखो क्वेश्चन कैसे बना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन z एक्सिस पर है, z एक्सिस पर है, तो प्लेन कौन से एक्सिस पे होगा? अगर y एक्सिस पर है तो प्लेन कौन से एक्सिस पे होगा? और अगर x एक्सिस पर है तो प्लेन कौन से एक्सिस पे होगा या प्लेन में होगा, है ना? तो अगर x ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन x एक्सिस पे, तो x y प्लेन बनेगा, समझ रहे हो? अगर ऐसे जा रही है तो y z बनेगा, और अगर ऐसे जा रही है तो भी y z ही बनता है, क्योंकि निकला हुआ बनेगा ना। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते जाते रहते हैं कॉम्पिटिशन में, बोर्ड में। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस था। अब इसमें एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से एडिशनल करवा रहा हूँ, वो सुन लो। जैसे डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ। आप सवाल कैसा हो गया? थोड़ा तो बड़े स्तर का हो गया, तो आप खुद सोचो पहले तो। कॉमन डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के एक्सिस पे, वो अपन ने डेरिवेशन करी थी, है ना, एक्सिस पे निकालने के लिए स्पेशल केस करके थीटा 0 करके। और इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी वैल्यू होती है? 0। थीटा 90 होता था, याद करो पिछले वाले लेक्चर में करवाया था, थीटा 90 होता था इक्वेटोरियल लाइन पे, बिल्कुल जो सेंटर से पास होती है। तो यहां पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है? बराबर है। एक्सिस पे कहीं पे लोगे डिस्टेंस के संग वैल्यू चेंज होगी, यहां पे कहीं लोगे एंगल के संग वैल्यू चेंज हो जाएगी। याद है लास्ट टाइम डेरिवेशन करवाई थी, अगर आप कहीं और लोगे तो एंगल के संग डेरिवेशन वैल्यू चेंज होगी। बट ये जो लाइन है, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इधर 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 हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है? 0 होता है। तो मैं आपके लिए प्लेन यही ड्रॉ कर देता हूं, एक्स वाई प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल। ये आपका आंसर होगा, एक्स वाई प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। समझ में आया?
तरीके के क्वेश्चन आते जाते रहते हैं बोर्ड्स में। एक 2014-2016 इसको उतार दीजिए, एक 2014-2016 में क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, वो भी मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, ठीक है। अब z एक्सिस देखो, क्वेश्चन बोर्ड ने ऐसा दिया जो आप इमेजिन नहीं कर सको, कॉपी पे बना नहीं सको, पर इसका वही ट्रिक है, प्रॉपर्टी से आंसर निकल जाता है। तो विच काइंड ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इट हैव, ठीक है, विच काइंड या विच टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इट है, ठीक है। तो z एक्सिस पर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए। मैंने आपको क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यही बोला था मैंने आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, वहीं से आंसर निकालो। ये y एक्सिस है क्लास, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग z एक्सिस है, मतलब बाहर की ओर निकलती हुई है। अब इमेजिन करो ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक लाइन, इधर से आ रही है, तो आप एक प्लेन बनाओगे जो कि अलोंग एक्स वाई प्लेन होगा, मतलब प्लेन का डायरेक्शन क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का अलोंग एक्स वाई, समझ में आया। इस तरीके से आपको आंसर निकाल लेना था कि z एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर ही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये हुआ आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। बुक में देखिएगा इसके कई सारे छोटे मोटे क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे, वो आप करिएगा, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, बहुत सिंपल बेसिक चीजें होती हैं। अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इस पर 1 मार्क्स क्वेश्चन कभी बने तो बन जाए, बाकी टॉपिक है, पता होना चाहिए। अब अपन को पढ़ना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैसे तो कई सारे बच्चे ग्रेडियंट का मतलब जानते होंगे, है ना। अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को अपन लेंथ से डिवाइड कर दें तो उसका ग्रेडियंट निकल जाता है, पर सही होता क्या है वो सब नहीं पता। मैं आपको आज फील कर पाऊंगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बवाल है, ठीक है। देखो, समझो, सुनो, फोकस करो। पोटेंशियल, जैसे जैसे मैं किसी चार्ज से दूर जाता जाता हूं उसका पोटेंशियल घटता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूर जाता जाऊंगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाऊंगा पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो वही रिलेशन फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ। तो वो अपन को समझ में आएगा। आपको मैं एक डेरिवेशन करवा रहा हूं छोटी सी। वैसे तो मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत सिंपल सी बात है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ये चार्ज है कोई Q, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा इस चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे लगने वाला पोटेंशियल कम होता जाएगा। लेंथ बढ़ाऊंगा पोटेंशियल घटेगा, लेंथ बढ़ाऊंगा पोटेंशियल घटेगा, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। डिवाइड कर दे अगर अपन पोटेंशियल को लेंथ से, कई बच्चों को सकता है पता हो, कई को नहीं पता हो, तो मैं एक छोटी डेरिवेशन करके सभी को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। लॉजिकली सबको पता लग गया पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, तो चार्ज का पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, उसी को अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ लिख दूं यहां पे, है ना। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कब, when we move in the direction of electric field, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा गया। देखो इधर ध्यान से सुन लेना, बहुत सिंपल सी बेसिक पढ़ी पढ़ाई चीजें तुम्हारी, फटाफट समझो। चार्ज है Q, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और फिर आगे इन्फिनिटी। यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, ये कुछ डिस्टेंस है अपन के पास, R ले लो, X ले लो, मर्जी है वो ले लेना, ठीक है। Q अपॉन R लिया था, हाँ, तो इसको भी R ले लो। डिस्टेंस कितनी है R, क्या से ज्यादा की डिस्टेंस R। अब कोई पॉइंट चार्ज है Q0 B पॉइंट पे रखा है, मेरे को उसको यहां से यहां पे लेकर आना है, समझ रहे हो बात को, यहां से लेकर यहां पर लेकर आना है। तो यहां से लेकर पहले छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है मैंने, dr, B से A तक लेकर आया।
अपन हमेशा से ऐसे ही करते हैं, पहले स्मॉल डिस्टेंस कवर करवाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, पूरा डिस्टेंस आता है, ठीक है। तो मैंने इसको स्मॉल डिस्टेंस कवर करवाया। अभी पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में है, इधर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में है, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगी, इधर लेके जाना, है ना। हम क्या चाहेंगे, इधर लेकर आना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी उसका डायरेक्शन इधर है, हम जो फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स उसका डायरेक्शन इधर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो इधर, हम क्या चाहेंगे, चार्ज को इधर लेकर आना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है उसका डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। तो एंगल कितना हुआ, एफ एंड डी आर एट 180 डिग्री, सही है। कई बार फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये कितने डिग्री के एंगल पर है, ये एंगल है इनके बीच में, ये बीच का एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। आ जाओ अब इधर। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर कॉस थीटा, या आप एक स्टेप और अपने लिए बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे लिख दें। अब इस वेक्टर को हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला है क्यू नॉट इंटू वी, आया ना। अभी भी पढ़ाया था ना, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन क्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा, ये रहा। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, अच्छा कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो कौन लगा रहा है, वो ये वाला चार्ज लगा रहा है, किसके थ्रू लगा रहा है, पहले लेक्चर से बता रहा हूं, दो चार्ज आपस में टकराते नहीं है तो एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कितना फोर्स लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से निकलता था ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया उसका आंसर ये होता है, समझो। फोर्स के हजारों फॉर्मूले, F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू G(q1) m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F इक्वल्स टू k(q1 q2), बहुत सारे, हर जगह अलग अलग फॉर्मूला लगता है जहां पर उसकी जैसी नीड होती है। यहां पर फोर्स लगा कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, तो इतना लगाती है। तो इधर मैंने लिखा क्यू नॉट इंटू टी डॉट डी आर की जगह डी आर, और कॉस थीटा में लिखा मैंने कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1, क्यू नॉट बी इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डी आर -1, माइनस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। अच्छा क्लास एक चीज और, क्योंकि यहाँ पे डी आर है तो मैं यहाँ पे डी भी लिखना पसंद करूंगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। वर्क डन स्मॉल है तो ये भाई सब भी स्मॉल होंगे। अब एक क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो यहाँ क्या बचा, डी बी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इसको अपन आगे चल के इंटीग्रेट कर लेंगे, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे यही से अपन को ई निकाल लेना है, तो यहां से ई कैसे निकलेगा, ई इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डी। पहले तो ये बताओ कि क्या पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आंसर है यस। तो फिर माइनस साइन क्या बता रहा है, घटना। डायरेक्शन तो बता नहीं सकता भाई, ये माइनस साइन दो काम करता है, या तो वैल्यू का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना बताता है, या डायरेक्शन बताता है। अगर वेक्टर होता तो डायरेक्शन बताता, बट v कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस कैसा है, स्केलर। तो जाहिर सी बात है माइनस साइन डायरेक्शन बताने के लायक तो रहा नहीं, तो क्या बता रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल घटेगा। समझ में आया, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला हूं तो पोटेंशियल घटने वाला है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करूंगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा इस डायरेक्शन में, तो इस चार्ज की वजह से, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया अपन को, यह अपन का पोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी कहानी हो सकती है ना। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, उसका ये फॉर्मूला होता है, और ये आपको 50 जगह काम में आने वाला है। कैपेसिटेंस पढ़ेंगे वहां पे काम आएगा, वहां पे डिस्टेंस डी होती है, स्मॉल डी, जो भी डिस्टेंस हो। यहाँ पर आर था तो स्मॉल आर हो गया, वहां पे डिस्टेंस, इसको अपन इंटीग्रेट करके ऐसे भी भाई दोनों छोटे हैं, इसको इंटीग्रेट कर लो तो माइनस वी अपॉन आर भी कई किताबों में आपको मिल जाएगा, वोल्ट पर मीटर। इसकी एमएलटी भी निकाल सकते हो आप आराम से, वोल्ट की एमएलटी अपॉन लेंथ की एमएलटी। तो ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है, स्मॉल के लिए, कंप्लीट वैल्यू के लिए। समझ में आया,
ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये आपन को याद रखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। फॉल बता कौन रहा है, माइनस साइन बता रहा है। माइनस साइन को आप लिख सकते हो बहुत आसानी से कि व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल रिड्यूसेस, द पोटेंशियल रिड्यूसेस। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ v। ग्रेडियंट का साइन ये रहा, ये ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। ये भी आप करके देख देता हूं मैं, आपको मिल जाएगा। इसको मैंने आपको बताया था एक पिछले वाले लेक्चर में कि जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंसेस पर और डायरेक्शंस पे, ठीक है। डायरेक्शन मतलब वेक्टर नहीं है, बट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन अलग होगी, वाई की अलग होगी और जेड की अलग होगी। तो तीनों डायरेक्शन के लिए अगर मैं करूँ बात, तो टी इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल वही चेंज डेल एक्स आई कैप, ये पोटेंशियल एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, ये पोटेंशियल अलोंग वाई एक्सिस, ये पोटेंशियल अलोंग जेड एक्सिस। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपके काम में आएगा अभी कुछ ही दिनों में, एक आध दो दिन में ही, ठीक है। जब मैं न्यूमेरिकल, हो सकता है आज ही न्यूमेरिकल करवा दूं, समय मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आगे जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, आप ये सबको उतार लीजिए, फिर अपन करते हैं न्यूमेरिकल। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कुछ 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन को पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़िया से आ जाएगा, ताकि इसका अपन यूज कर सकें आगे। जो कि एक सवाल है, सबसे पहले तो सिंपल बेसिक वैल्यू वाला सवाल है। A uniform electric field of 10 Newton per coulomb exists in vertically downward direction. 10 न्यूटन पर कूलम की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फाइंड आउट द इंक्रीमेंट इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना इंक्रीमेंट होगा पोटेंशियल में इफ एनीवन गोज थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ आता है 50 सेंटीमीटर, पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड जा रही है। अब कोई बंदा नीचे से ऊपर आएगा तो बताओ पोटेंशियल बढ़ेगा ना, क्षमता बढ़ रही होगी उस चार्ज की। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अवे जाते हो, पोटेंशियल घटता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाओगे ऊपर की तरफ, भाई ऐसे समझो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तो पोटेंशियल घटेगा, और नीचे से ऊपर आओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इसलिए पूछा गया है इंक्रीमेंट इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ एनीवन गोज थ्रू अ हाइट ऑफ, ये हाइट है 50 सेंटीमीटर। पॉइंट समझ में आया? आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो फॉल ऑफ पोटेंशियल होता है, अवे जाते हो उसके अपोजिट जाते हो तो इंक्रीमेंट होता है। तो बहुत सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला आपको पढ़ाया अभी हमने, माइनस dv अपॉन dr। अब यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड आउट द इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। बचपन से पढ़ाता आ रहा हूं तुमको, इंक्रीमेंट का मतलब चेंज। चेंज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर मैं ये निकालूंगा dv, चेंज इन पोटेंशियल, तो dr इधर आ जाएगा, E डॉट dr इक्वल्स टू dv। समझो बात को, इंक्रीमेंट चाहे बढ़ना हो चाहे घटना हो, बढ़ना और घटना दोनों चेंज में आते हैं, तो अपन dv निकालने जा रहे हैं। ये माइनस साइन यहां लग गया, ठीक है। E डॉट dr cos थीटा, ये पूरा हो गया। ये माइनस तो फॉर्मूले का है। अब बताओ आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका जो E है वो कहां पर है, नीचे है। dr कहां पर है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है आपका, अप टू अ हाइट, नीचे से कहां जा रहे हो आप, ऊपर की तरफ जा रहे हो। dv माइनस E डॉट dr cos 180, एंगल कितने का, 180 का, cos 180 माइनस 1, dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। तो dv इक्वल्स टू प्लस E कितना अपन का 10 और dr 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 0.5 मीटर, तो 0.5, तो आपका आंसर आया 5 वोल्ट। कितना चेंज होगा क्लास, 5 वोल्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा। कई बच्चों को माइनस माइनस में दिक्कत आ रही होगी, तो सोचो मेरी बात को अच्छी तरह। अपन ने ये वाला माइनस क्यों लिया था, वो थीटा 180 था, क्या अब 180 की डायरेक्शन में जा रहा है वो, बताओ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, फोर्स इधर था, तो अपन ऑलरेडी उस थीटा को 180 कर चुके थे, तो सर दोबारा क्यों किया, मैं बताऊं। देखिए जब अपन ने उसको 180 किया था तब वो अपोजिट डायरेक्शन में था, अब फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो दो अपोजिट डायरेक्शन थे, इसलिए 2 बार माइनस आया, तो ऑल दो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। ये सवाल सिंपल सा था और बेसिक कुछ नहीं था इसमें। इसको उतार के आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए।
वो क्या क्वेश्चन है वो मैं बोलता हूं, आपको लिखना है। आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V एट एनी पॉइंट x y z इन स्पेस इज गिवन बाय, पोटेंशियल गिवन है 4x स्क्वायर वोल्ट। तो बेसिकली पोटेंशियल ना गिवन होके पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है। फंक्शन जानते हो ना, जो x पे डिपेंडेंट हो या y पे डिपेंडेंट हो। तो x y प्लेन में कहीं पर पोटेंशियल इतना है। हालांकि आपको देखकर पता पड़ रहा है कि पोटेंशियल की वैल्यू सिर्फ x एक्सिस पर है, y और z पे नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट r is equals to 2 मीटर, 5 मीटर, -4 मीटर। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। कहां पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? x एक्सिस पे 2 मीटर, y एक्सिस पे 5 मीटर और z एक्सिस पे -4 मीटर, यहां पे निकालनी है। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन सिस्टम r is equals to 2 मीटर, y is equals to 5 मीटर, ये, और बोर्ड के अंदर की तरफ 4 मीटर, -4 है ना, तो अंदर की तरफ 4, वहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। समझ में आ गया? किसी चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे करें? देखो, E is equals to minus dV upon dr। अब dr क्या है? r क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अब यहां पर जब स्पेस दे दिया है कि x अलग है, y अलग है, z अलग है, तो मैं क्या करूंगा? देखो इसको, E is equals to माइनस बाहर किया, dV upon dx i कैप प्लस dV अपॉन dy j कैप प्लस dV अपॉन dz k कैप। मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला लिखा था, इनके भी काम आने वाला है। अब देखो इस फॉर्मूले को E इक्वल्स टू माइनस d अपॉन dx 4x स्क्वायर i कैप, इसी तरीके से यहां पे भी लिखूंगा, यहां पे भी लिखूंगा। बट पॉइंट इज दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ x एक्सिस पर है, तो x की वैल्यू को चेंज करेंगे तब पोटेंशियल चेंज होगा। यानी कि सिर्फ x एक्सिस पे आगे पीछे जाने पर पोटेंशियल चेंज होगा, तो y एक्सिस और z एक्सिस पे पोटेंशियल का चेंज कितना हो जाएगा? 0। अरे पोटेंशियल है ही नहीं तो चेंज कहां से होगा? पोटेंशियल किस एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे। तो y और z पे पोटेंशियल है क्या? नहीं है, तो चेंज कहां से होगा? फील करो ना। तो भले ही किस तरह आप लिख दो, यहां पर उनका आंसर 0 0 आएगा, ठीक है। 0 प्लस यहां पे 0, e इक्वल्स टू माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4 तो कांस्टेंट है, बेसिकली तुमको डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का करना है? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सभी को आता होगा, तो e इक्वल्स टू माइनस का 4, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। क्लियर? i का y कैप और j कैप सब कैसे हो गए? 0 हो गए। समझ में आया? समझ में आया? इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 4 कॉमन, 4 कांस्टेंट है तो बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस 8x i कैप। अब ये सिर्फ x एक्सिस पे आया है, तो x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस के बाद पूछ रहा है? वो 2 मीटर, तो मैं लिखूंगा माइनस का 8 इंटू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम माइनस का 16, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम आई कैप, आई कैप का। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकली है। यहाँ पर सिंपल डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर मैंने अपनाया। y एक्सिस और z एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, अगर होती तो वहां पर भी डिफरेंशिएशन करते और वहां पे डिफरेंशिएशन करके फिर वो y और z की टर्म रखते। बट y और z पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही नहीं है, तो चेंज इन पोटेंशियल होगा ही नहीं। समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और अच्छा क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। इसको उतार लिया, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब अपन इसमें एक स्टेप और एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ का पोटेंशियल अपन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं ग्राफ। ये अपन का क्वेश्चन नंबर 3, ये ग्राफ है। ये ग्राफ पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में है। पोटेंशियल y एक्सिस, x एक्सिस पे डिस्टेंस। तो इस ग्राफ में सबसे पहले एक लाइन a से लेकर b तक, फिर b से लेकर c तक और फिर c से लेकर d तक इस प्रकार से आ रही है। क्वेश्चन ये है कि अपन को फाइंड करना है पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, 0 होंगी, ये पता लगाना है। वैल्यू तो पता लगा ही नहीं सकते क्योंकि ग्राफ रेडियल है, उसमें कोई वैल्यूज नहीं है। आ जाओ, A से लेकर B वाली लाइन को अगर मैं देखूं तो क्या ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इंक्रीज हो रही है? यस सर, बढ़ रही है ना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यस सर। तो पोटेंशियल बढ़ रहा है क्या? यस सर। तो P कैसा हुआ? पॉजिटिव। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो चेंज इन पोटेंशियल बढ़ेगा। अब ये बताओ कि इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी यहाँ पे? अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉजिटिव है
अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। और अगर ये भी नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव। मगर क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल में बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ रहा है, इसका मतलब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। बी और सी लाइन को देखें तो लाइन बी से लेकर सी, यहां पर पोटेंशियल जीरो है। यह पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल तो जीरो नहीं है बट पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा है अपन का, वो जीरो है, क्योंकि ये कांस्टेंट लाइन है। ये ना ऊपर जा रही है नीचे की स्ट्रेट लाइन है, मतलब जितना पोटेंशियल, ये मान लो यहाँ पर 5 वोल्ट था तो उतना ही यहाँ पर है, 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 उतना ही यहाँ पर है। इस पूरी लाइन बी से लेकर सी तक की पूरी लाइन पे पोटेंशियल का कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी लाइन पर पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, dv अपॉन dr। तो क्या dv यानी कि चेंज इन पोटेंशियल आएगा आपका, नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्या ये समझ, जो चीज चेंज ही नहीं हो रही, जो चीज कांस्टेंट है वो चेंज कैसे होगी, ठीक है। तो इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। लाइन सी, ये लाइन अपन की डिक्रीज हो रही है, ये लाइन अगर अपन की डिक्रीज होगी तो अपन का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव चल रहा है। घटने का मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट ही नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन की नेगेटिव और नेगेटिव करके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस तरीके के ग्राफिकल क्वेश्चन भी अपने बोर्ड्स में आ जाते हैं, सीबीएसई में भी और आरबीएसई में भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए। अब अपन करते हैं इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन। अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्पल्स में मिलेगा, कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैपिटल वी, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है कैपिटल वी, वो अपन का दे रखा है 343 अपॉन आर। कितना दे रखा है, 343 अपॉन आर, ये आपका पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पर। देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन वेक्टर। अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पोजीशन वेक्टर पे, वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। उसकी वैल्यू है अपन का 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप, ये आपका सवाल है। तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस लगाया इधर, और ये 343 का डिफरेंशिएशन करना है, 343 अपॉन r का डिफरेंशिएशन करना है अपन को विद रिस्पेक्ट टू r, dv अपॉन dr, ये अपन का v है। तो ये माइनस इधर, देखो 343 इधर कांस्टेंट, तो 343 बाहर, तो अब आपके पास सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करने को बचा 1 अपॉन r। तो 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन आता होगा भैया 343 माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं आता, भैया मैं कई बार थक चुका हूं तो मैं समझाते समझाते, अब मेरे बस का तो नहीं है, बहुत समझाया तुमको, समझ लो भैया, लास्ट बार और समझ लो क्या करूं। 1 अपॉन x, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। अगर यहाँ पर 1 अपॉन x है, x को नीचे से ऊपर ले जाओ, x की पावर माइनस 1, इसको इससे कंपेयर करो और करो इसका डिफरेंशिएशन, n यानी कि माइनस 1 नीचे आ जाएगा, और x की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 x की पावर माइनस 2 माइनस 1 x की पावर 2 नीचे आ जाएगा। तो x की जगह अगर r हो या कोई भी वेरिएबल हो तो यह अपन का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 343 अपॉन r स्क्वायर। ये तो ही स्केलर फॉर्म, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं ई वेक्टर के बारे में बात करूं तो 343 अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप किस डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, वो r दे रखा है अपन को। और यूनिट वेक्टर ये r कैप, ये कैसे एक्सपेंड होता है, ये देख लो इधर, r वेक्टर अपॉन मॉड r, सबको पता होगा यार, ये तो r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, ये वेक्टर है, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दोगे, ये वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डायरेक्शन। तो r कैप आपको सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन। तो r कैप का ये फॉर्मूला होता है क्लास, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 343 अपॉन r क्यूब डॉट r वेक्टर। अब r कितना है, तो आ जाओ r यहां निकाल के बता देता हूं तुमको।
ये आर वेक्टर है तुम्हारा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप। आर निकालने के लिए आपको याद होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 4 प्लस 36 49 बोले तो 7। तो आपका आर आ गया 7, तो आर क्यूब 343 अपॉन 343 7 का क्यूब, ठीक है। और आर वेक्टर कितना था क्वेश्चन में गिवन था 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ये 343 होता है क्लास 7 का क्यूब करके देख लो, ठीक है। तो एक कर जाएगा, आंसर आपका आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप न्यूटन पर कूलम आंसर। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं 90% के जरिए आर कैसे निकालें, आर का क्यूब का क्या हुआ, आर क्यूब क्यों आया, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट से उतारिए। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी का जैसा बढ़िया सा सवाल है ना। 2-4 सवाल करके कॉन्फिडेंस आ जाए तो मैं आपको मॉड्यूल दे दूंगा, तब आप फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना। उसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। The electric potential in the electric field is given by, electric potential अपन को given है V x y z, मतलब स्पेस में x कोऑर्डिनेट भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। वो होगा 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, where V is the voltage and x y z are in meter। V वोल्ट में है और x y z का में है, मीटर में है। Now find the magnitude of electric field at a distance 1,1,1। क्या निकालना है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए आपको पता है कि फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है E = माइनस dV अपॉन dr, और मैंने आपको इसको एक्सपेंड करके भी बता दिया था d अपॉन dx x एक्सिस पे प्लस y एक्सिस पे प्लस z एक्सिस पे, ये भी बता चुका हूं। अब सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना सा रह गया है कि क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है फंक्शन का। डिफरेंशिएशन आता है तो 1 सेकंड में आंसर आएगा। जिनको नहीं आता वो गौर से देखें, जिनको आता है वो अपना साइड में स्टार्ट करते हैं। माइनस d अपॉन dx। अब देखो बच्चे हो तो ये पूरा लिखोगे। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर x, इसमें x है क्या, ये तो y और z है, y z है, मतलब ये सिर्फ पोटेंशियल y और z एक्सिस पर है। जब x एक्सिस पे ये है ही नहीं, ये बात चेंज कहां से होगा, इसको नहीं लिखना, ये लिख दो तो जीरो ही आएगा। इसमें x दिख रहा है क्या, नहीं, ये सिर्फ y है, तो ये भी चेंज हो रहा होगा क्या x एक्सिस पे। जब x एक्सिस पे वैल्यू ही नहीं है तो चेंज कैसे होगा, ये भी जीरो। इन दोनों में x है तो 6x माइनस 8 xy, चलो लिख देते हैं, तुम्हारे चक्कर में लिखना पड़ता है तुम्हारी स्थिति। ये x एक्सिस पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो जीरो, ठीक है। 6x में से 6 कांस्टेंट आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1, समझ में आ रहा है। और इसमें से क्या कॉमन आएगा, कांस्टेंट क्या क्या है, 8 और y, समझो बात, साइड में करके लिख दूं पहले, चलो पहले निकाल लेते हैं। हाँ यार, तो ये 6 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस, अब 8 और y दोनों कांस्टेंट है और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो x एक्सिस पे वैल्यू सिर्फ इतनी बचेगी, यहां पर क्या वैल्यू आएगी। अब इसी प्रकार से मैं y एक्सिस पे, हालांकि आपको सब एक साथ करना है पर मैं आपकी स्थिति देखते हुए अलग अलग करवा रहा हूं। d अपॉन dy, अब ये फिर से पूरा लिख दो, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब इसमें देखो y जिसमें है वही तो चेंज होगा, तो ये गया है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसमें y था ही नहीं। अब 8x कांस्टेंट है, माइनस का 8x कांस्टेंट है, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 माइनस 8y, तो 8 कांस्टेंट है, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1, 6z कांस्टेंट है और y का विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया। अब आ जाओ z एक्सिस पर, d अपॉन dz, फिर से पूरा लिख दो, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। देखो ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें z है ही नहीं, तो z पे है ही नहीं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। x और y पर है, इसका भी z कंपोनेंट नहीं है, ये सिर्फ y एक्सिस पर है, इसका भी z कंपोनेंट नहीं है, तीनों पार्टी जीरो।
क्या बचा 6yz, उसमें 6y क्या है कांस्टेंट, तो 6y बाहर आ जाएगा, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z 1। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये माइनस साइन, अभी माइनस का मैंने किसी में मल्टीप्लाई किया नहीं था, ठीक है, माइनस बाहर ही रखा हुआ है। ये हो गया आपका 6 माइनस 8y प्लस ये वाली टर्म माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस 6z प्लस 6y, ये वाली 6y माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस के, जो प्लस वाले हैं वो माइनस, ठीक है। अब आप इन सब में ये देखो, ये कौन से एक्सिस पर था, ये एक्स एक्सिस पे था, ये तीनों कौन से एक्सिस पे थे, ये वाई एक्सिस पे थे, और ये जेड एक्सिस पे था, ऐसे तो था। आ जाओ, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यूज को आपको कहां पे निकालना था क्वेश्चन में, 1,1,1 पे, तो जहां पर x है वहां पे 1 रख दीजिए, जहां पे y है वहां पे 1 रख दीजिए, तो माइनस का 6 प्लस 8 y की जगह 1 आई क्या प्लस 8 फिर से x की जगह 1, वो वाला 8 तो 8 ही रहेगा, माइनस का 6 फिर से z की जगह 1, ये j कैप हो गया, और ये y की जगह फिर से 1, तो ये k कैप हो गया, ठीक है। तो ये 8 में से 6 गए तो 2i कैप, 8 और 8 16, 16 माइनस 6 10 j कैप, और ये माइनस का 6 k कैप, ये आपकी न्यूटन पर कूलम में आपका आंसर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, आई थिंक तो मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो आराम से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अपन, √2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 30 सॉरी माइनस 6 का स्क्वायर, तो 36 मतलब 40 140 140 न्यूटन पर कूलम, समझ में आया। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वो समझ में आया, उसके न्यूमेरिकल करे किताब में जितने भी थे, और आपने एक पोटेंशियल सरफेस पढ़ा। वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना, अदरवाइज वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व नहीं होता। कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती, सब बहुत नई है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले क्या फंक्शनलिटी करनी है, पूरे वीडियो को देखें मेरे संग लाइव आज रात को या कल सुबह, और उसके बाद आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, इस पूरे काम को फेयर अप करें, न्यूमेरिकल को एक बार अपने आप करें, 2 बार करें, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तब फेयर में करें। तो ये मेरी बात ध्यान रखें कि सबसे पहले कोई भी चीज को सिर्फ देखें, उसके बाद देखकर 1-2 बार सीखें, प्रैक्टिस करें। जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप अपने आप लिख सकें तब फेयर में लिखें, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करते जाओ, उससे क्या फायदा होगा, तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, क्या मतलब, वो काम करना नहीं है। काम ये है इतना सीख जाओ कि सबको आप अपने आप कर लो, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्यों डेरिवेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।